नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। इस देश में इस समय, भारत देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डिस्कशन बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, खासकर इस समय इम्प्लीमेंटेशन का, कि कैसे विद्यालयों में और निचले स्तर तक पहुंचेगी। तो इसी के बीच हमारे साथ मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप विद्या भारती उत्तराखंड और शिशु मंदिर हरिद्वार मायापुर के पूर्व छात्र हैं। आप वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर हैं और हमारे साथ पुनः पूर्व छात्र मायापुर से ही आप पढ़े हैं और वर्तमान में आप अधिवक्ता, क्रिमिनल लॉयर और एंटरप्रेन्योर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सब लोगों को पता है कि उसका एक ड्राफ्ट आया है और 34 साल बाद 1986 के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। उसका एक ड्राफ्ट कैबिनेट के द्वारा पास हुआ है और आगे उसके प्रोसेस चल रहा है, कैसे वो केंद्र में पास होने के बाद राज्य में आएगी। आप दोनों से मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या राय है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बच्चों के विकास और डेवलपमेंट दोनों को ही स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नीति से बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इसमें हमारा सारा सोशल मीडिया, सारा नेट कनेक्टिंग, जितना भी आपका ऑनलाइन सिस्टम है वो बहुत कनेक्ट हो रहा है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया में ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर वगैरह, आजकल इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी बच्चों का एजुकेशन लेवल है वो ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। जैसे फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग फ्रेंड्स लोग आपस में बात करते हैं, किसी भी जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी हमारा एजुकेशन लेवल है जो भी है, तो उससे हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे रहते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोग ये नीति आयोग जो हमारा नीति शिक्षा प्रणाली जो लागू हो रहा है, ये मेनली बच्चों के कंपटीशन लेवल को भी बहुत हायर तक पहुंचा सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जैसे मेडिकल वाले हैं या कोई किसी भी फील्ड में जाने वाले हैं, लॉयर हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसमें क्या होगा कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑनलाइन क्वेश्चंस क्लासेस वगैरह होती हैं, जैसे मैं खुद एक वो हूँ, नर्सिंग फील्ड में हूँ और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग भी हॉस्पिटल में जितना काम करते हैं, हमारा सारा ई प्रणाली से होता है। ई मतलब कि हम लोग सारा काम सिस्टम पे करते हैं, कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं होता। हमारे मोदी जी ने ये प्रणाली इसलिए लागू करी है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा ई प्रणाली को फॉलो करें, ठीक है, ताकि बच्चों का पेन पेपर वर्क कम से कम यूटिलाइज हो। इससे यही होता है कि बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वीडियोस गेम से, मीडिया से, तो ये सब लोग इससे कनेक्ट रहते हैं। तो मोदी जी ने ये सब ध्यान में रखते हुए कि ये बीमारी जो महामारी फैली है ये ज्यादा फैले नहीं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा की नीति प्रणाली लागू करी है। जी धन्यवाद। आपने बात की ई शिक्षा की। मैं पुनः प्रियांश जी से शिक्षा नीति पर राय लेने के बाद ई शिक्षा पर आता हूँ। जी प्रियांश जी, आपकी राय। अभिषेक जी, जो शिक्षा होती है एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन में, किसी भी मानव के लिए, किसी हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा योगदान जिसका है वो शिक्षा का है। हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, हम कैसे मानव बनेंगे, हमारे अंदर क्या संस्कार होंगे, वो सब शिक्षा से आता है। अभी तक की जो शिक्षा थी वो यूनिलेटरल थी, अब ये मल्टीफेसेट हमारी शिक्षा हो गई है। इससे क्या है, एक आदमी टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है लेकिन उसका लॉ पढ़ने का मन है। लॉ सबको आना चाहिए, लेकिन क्या है, आपको लॉ पढ़ना तो आपको LLB करनी पड़ेगी, आपको पॉलिटी में अलग से स्पेशल जाना पड़ेगा, सबको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है। अब इसमें जिसका मन है लॉ करने का, वो बीटेक करते हुए, बीकॉम करते हुए, या कोई भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उसमें लॉ पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो। सबसे पहला एक इसमें चेंज ये आया, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद जैसे यह एजुकेशन में एग्जामिनेशन वाला पॉइंट है। एग्जामिनेशन में क्या है, बोर्ड सिस्टम खत्म करा 10 के लिए, क्लास 10 के लिए, उससे क्या वो प्रेशर खत्म हो गया। आप देखते होंगे जिनके नंबर कम आते हैं या कुछ होता है, वो कितने आपके सोसाइटल केस हो रहे हैं सोसाइटी में हमारे, उसका प्रेशर हट जाएगा। क्या होगा, एक क्या था, हम बोर्ड प्रेशर में या एग्जाम में पास होने के लिए हम एक लर्निंग क्या होता है, रटते हैं, जिसे कहते हैं, हम समझते नहीं, हम रटते हैं कि हमारे नंबर ज्यादा आ जाए।
अब इसमें क्या होगा कि हम समझ के, हमें पता है कि भाई हमारे प्रेशर नहीं है, हमें खाली पढ़ना है, और आप एक्सपेरिमेंट से पढ़ते तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। एक मल्टीलेटरल एंट्री ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन, और उसमें क्या होता है, कई बार लोगों को अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो पूरी अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते। 4 ईयर का आपका कोर्स है, 2 साल पढ़ पाए, 3 साल पढ़ पाए, तो क्या हुआ, आपके 2 साल वो खराब हो गए। इससे क्या होगा इसमें कि आपने जितना भी टाइम उसमें इन्वेस्ट करा है उसको आपको वापस मिलेगा, आपको फायदा, आपको बाद में मन करता है उसमें बाद में आके पढ़ सकते हैं, इसमें ये हमें फायदा रहेगा। जी, आपने बताया ई शिक्षा पर जोर के साथ इस शिक्षा नीति में 2020 में आपका स्ट्रेस को ध्यान में रखकर और जो हायर एजुकेशन में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मैं पुनः आपके पास आता हूँ। आपने अपने स्टार्टिंग वर्ड्स में बताया कि इसमें इस शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया गया है और एक स्पष्ट बिंदु भी है ई शिक्षा पर जोर। तो आप क्या चाहते हैं और कैसे स्कूल्स में ई शिक्षा का कैसे डेवलप हो, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी भी इस समय काफी देश भर में चर्चा का विषय चल रही है और बन भी रही है। तो ई शिक्षा पर क्या है? जैसा कि हमें ई शिक्षा में ये बताया गया है कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा नीति को बनाए रखना होता है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स हमें समय मतलब टाइम टू टाइम हमें इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे कि हमें इससे कैसे कनेक्ट होना है और कैसे एक डाटा तैयार करना है। बच्चों के मन में ये बहुत रहता है कि ई शिक्षा को हम कैसे स्टार्ट करें, ये होता क्या है, ये क्यों, ये कुछ नहीं होता। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम शिक्षा की तैयारी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो घर बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकता है। टीचर्स एक रूम में, स्टूडियो रूम में या तो कोई लेक्चर के थ्रू उसको रिकॉर्ड करके बच्चों को कनेक्ट करके थ्रू बच्चा अपने रूम पर बैठ के आराम से पढ़ सकता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ई इलेक्ट्रॉनिक से ये भी एक फायदा होता है कि इसमें बच्चों को बहुत सारी वैल्यू और ये जो भी मोरल्स वगैरह होते हैं इसके बारे में अलग से क्लासेस दी जाती हैं। और आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन आजकल बहुत कोविड-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसी से ही एक ई शिक्षा को जोड़ा गया है। ई शिक्षा में यही होता है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वो लेक्चर दिए जाते हैं। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका सोशियोलॉजी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी है। और दूसरी बात, एक चीज और है, आजकल जो टेक्नोलॉजी है ये आना बहुत जरूरी है। ये हमारे फॉरेन कंट्री में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। हमारे भारत में मोदी जी ने अभी लागू किया है, बट ये जो ई वाला है, जो शिक्षा नीति है, इसको बहुत ही अच्छे से ही फॉलो करना चाहिए। और इसमें सब में बात है, टाइम कंज्यूमिंग सबसे बेस्ट है। हम स्कूल जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम आपका सेट हो जाता है। आप आधे घंटे के अंदर भी 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। आप लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हो। जो हम लोग जैसे 10th 12th में बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, जिस चीजों की हमें जरूरत भी नहीं होती है, उस पर बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है। इसमें क्या होता है, हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ी चीज पढ़ के अपने कॉम्पिटिशन को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है, बहुत ही अच्छी। धन्यवाद। आपने कहा कि शिक्षा का जो बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किया गया है, निश्चित ही इसका बहुत ही फायदा होगा। एक तरफ तो सभी पॉजिटिव चीजें चल ही रही हैं, पर दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करना है, जिसे स्किल को इंट्रोड्यूस किया गया है, बच्चों को कोडिंग आनी चाहिए, सब चीजों का है, तो उसमें संसाधन की विद्यालय को बहुत अधिक आवश्यकता होगी। तो आपके विचार इस पर? इसमें भाई साहब ऐसा है कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, इसमें 2 प्लेयर्स हैं, एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट प्लेयर है। प्राइवेट को तो मुझे लगता है इन सब कैपेबल है करने में, उनको वो कर भी रहे हैं, वो पहले से ही ऐसे उनके सारे संसाधन है, चाहे डिजिटल के लिए हो, चाहे उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराना हो, वो सब उनके पास पहले से अवेलेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी ये जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ बजट की दिक्कत रहती है वो सारा। तो उसमें मेरा मानना यह है कि हम पब्लिक का सपोर्ट, कारपोरेट जिसमें CSR आता है वो हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, या जैसे हमारे NGOs वगैरह उनकी मदद लेके ये हम इसको कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहना कि भाई इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम वो पॉलिसी लाए ही ना, ये तो गलत होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, NGO करेगी, CSR से करेंगे,
पब्लिक के अपने सपोर्ट से करेंगे तो वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बताया कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन में संसाधन की रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी उसको मिल बांट कर सरकार से या सरकारी स्कूल अपने सोशल डोमेन में जाकर उसको पूर्ति करेंगे। तो आप दोनों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।